हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों को 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग एंडर ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से बचाते हुए अपना काम खत्म कर चुका था और सारा काम खत्म हो जाने के बाद थंडर ड्रैगन भी लिन फेंग को वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, जिसपे लिन फेंग भी थंडर ड्रैगन की बात मानकर अगले 3 महीनों तक वहीं पे बैठकर प्रैक्टिस करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। और 3 महीनों की जर्नी के बाद जब लिन फेंग स्पिरिचुअल एलम के अंदर वापस लौटता है तो उसे अपने ग्रैंडपा से जानने को मिलता है कि एक लड़की काफी लंबे अरसे से यहाँ पे उसका इंतजार कर रही है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें स्पिरिचुअल एलम की यूनमिंग पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग के ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं काफी लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हो, लेकिन चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसकी जिद है कि वो तुमसे मिले बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाली। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहता है, भले ही मेरे मास्टर लिन फेंग को लड़कियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, वो जहाँ कहीं पे भी जाते हैं लड़कियां उनकी फैन हो जाती हैं, लेकिन आज तक मेरे मास्टर ने कभी भी किसी लड़की को इतना ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया जो मेरे मास्टर को ढूंढते हुए उनके घर तक ही चली आए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो लड़की कह रही थी कि वो मेरे सन इन लॉ की पुरानी दोस्त है। अब ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक पल के लिए तो शाओटियन वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसी समय ही उसे किनक्यू के बारे में याद आता है, जिसे याद करके वो वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहने लगा था, मास्टर आपकी जिंदगी में ऐसी लड़की कौन है जो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक चली आई? जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले वहाँ पे नॉर्दर्न सी की प्रिंसेस ब्यू की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर लिन फेंग को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मिस्टर लिन फेंग आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वाकई मानना पड़ेगा टैलेंट के मुकाबले में आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, क्योंकि आप तो अपने कल्टीवेशन लेवल को मेरी सोच से भी ज्यादा आगे लेकर चले गए। लेकिन प्रिंसेस ब्यू अभी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि इस बीच शाओटियन वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे बहुत ही गौर से देख रहा था, और उसकी ये सारी बातें सुनकर शाओटियन वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग को लेकर फ्लेक्स करते हुए कहता है, अरे क्या बात कर रही हो, मेरे मास्टर तो हेमली गोटियाले में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इवन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये किंग भी कम टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मेरे मास्टर का टैलेंट इतना ज्यादा कमाल का है कि वो मुझे भी सरपास कर गए। जबकि लिन फेंग जो कि पीछे खड़ा होकर प्रिंसेस ब्यू को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो अचानक से उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिंसेस ब्यू आपको क्या हुआ, क्योंकि आप मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रही। जिसपे प्रिंसेस ब्यू भी आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग के हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ, जिससे निकलने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करते हुए मेरे पार्टनर बन जाओ। प्रिंसेस ब्यू की ये बात सुनकर बेचारे लिन फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से हड़बड़ाकर प्रिंसेस ब्यू से अपने हाथ छुड़ाते हुए पीछे की तरफ हो गया था, क्योंकि लिन फेंग ये बात अच्छी तरह से जानता था कि किनक्यू का वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो जासूस है, और अगर उसे जरा सी भी इस बात की भनक लगी तो फिर उसकी खैर नहीं। इवन प्रिंसेस ब्यू की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे शाओटियन का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे ग्रैंडपा का भी था। वो तो गुस्से से वहाँ पे बस लिन फेंग को घूरे ही जा रहे थे, जो देखकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, इसमें भला मेरी क्या गलती? लेकिन उसके ग्रैंडपा वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो एक छोटा सा पत्थर उठाकर लिन फेंग के सिर में दे मारते हैं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उन दोनों को यूनमिंग पैलेस के कोर्टयार्ड के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे लिन फेंग की हालत देखकर प्रिंसेस ब्यू उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने शायद तुम्हारे साथियों के सामने कुछ गलत कह दिया, असल में तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आप मेरी मदद करते हुए मेरे साथ मेरे क्लैन में चलो। जिसपे लिन फेंग भी सीरियस होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, आपका पैलेस कहाँ है और आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए? जिसपे प्रिंसेस ब्यू लिन फेंग को जवाब देते हुए बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। पिछले एरा में हमारा ट्राइब अंडरवर्ल्ड के सभी गॉड्स और क्लैंस के ऊपर डोमिनेट किया करता था। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस नोंगजी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो चौंकते हुए लिन फेंग से कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा खास है। जिसपे लिन फेंग भी सीरियस होकर गॉडेस नोंगजी से सवाल करते हुए पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है, क्या अंडरवर्ल्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसपे गॉडेस नोंगजी लिन फेंग को जवाब देते हुए बताती है, लेजेंड्स के मुताबिक अंडरवर्ल्ड एक ऐसी लोती एक्सिस्टेंस है जो कि ओल्ड इंपीरियल कोड के साथ कॉम्पीट कर सकता था। गॉडेस नोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है, जबकि प्रिंसेस ब्यू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग से कहती है, पास्ट में इंपीरियल कोड के कोलैप्स हो जाने के बाद हमारा अंडरवर्ल्ड भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, जिसके चलते हमारी क्लैन की एम्परर हमेशा हमेशा के लिए 9 नेदरलैंड्स के अंदर ही सप्रेस होकर रह गई, जिसके चलते हमारा क्लैन अपनी ताकत खो बैठा। धीरे धीरे अब बाकी क्लैंस जो कि ताकतवर होते जा रहे हैं, वो हमारे क्लैन को जितना ज्यादा हो सके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ज्यादातर लोग तो अब हमारे क्लैन को पूरी तरह से भूल भी चुके हैं, लेकिन मुझे इस सब का कोई गम नहीं है। परेशानी इस बात की है कि हमारे अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसे रोकने के लिए एक तो मुझे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में जाकर अपने और अपने क्लैन की सलामती के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना होगा, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसी सेम टाइम पीरियड में मुझे अपने होमलैंड जाकर अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल वेपन को भी हासिल करना होगा, लेकिन इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ मदद मांगने के लिए। और ये कहकर प्रिंसेस ब्यू थोड़ा शर्माते हुए लिन फेंग से कहती है, तो क्या आप थोड़े समय के लिए मेरे पार्टनर बन सकते हैं? प्रिंसेस ब्यू की ये बात सुनकर बेचारे लिन फेंग के
ग्रैंडपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन वो तो वहाँ पे गुस्सा होते हुए लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा था। वो तो शाओटियान था जो कि बार बार उसके रास्ते में आते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए प्रिंसेस बीहो से कहता है, प्रिंसेस क्या गारंटी है कि अगर मेरे मास्टर आपके साथ अंडरवर्ल्ड में चलते हैं तो आप वहाँ पे उनका फायदा नहीं उठाओगी। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी प्रिंसेस बीहो वहाँ पे शर्माते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है, जबकि शाओटियान आगे बढ़कर वहाँ पे डील को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए प्रिंसेस बीहो से कहता है, और अगर मेरे मास्टर आपकी अंडरवर्ल्ड में मदद करते हैं तो उसके बदले में आप हमें क्या दोगी। लेकिन इससे आगे शाओटियान वहाँ पे कोई भी बकवास कर पाता, उससे पहले लिन फेंग उसे मुक्का मारते हुए वहीं पे चुप करवा देता है, जो देखकर प्रिंसेस बीहो भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग को बताती है, आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने अपने होमलैंड में जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे क्लैन के एल्डर्स ने तो मुझे पहचाने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो थी, जिसके चलते एंसेस्ट्रल वेपन तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे अपना मानने से भी इनकार कर दिया था। तो इसी सब के चलते आज मैं यहाँ पे हूँ। प्रिंसेस बीहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी लो स्ट्रेंथ के चलते तुम्हारी अपनी फैमिली ने ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम मेरे पावरफुल मास्टर को अपना पार्टनर बनाकर अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ले जाना चाहती हो, ताकि तुम मेरे मास्टर की पावर लेवल का फायदा उठाते हुए अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल कर सको। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। लेकिन इससे आगे शाओटियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले लिन फेंग उसे पकड़ते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है, क्योंकि लिन फेंग वहाँ पे समझ चुका था कि अगर ये यहाँ पे इसी तरह से रुक रहा तो ये कुछ न कुछ बकवास करता ही रहेगा, जो देखकर प्रिंसेस बीहो भी वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन फेंग से कहती है, आपका स्पिरिचुअल पैट बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैं इसीलिए आपको अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऊपर से हाल ही में मुझे पता चला है कि आप एम्परर डोंगजी के बेटे भी हो, जिसका मतलब है कि आपकी पावर्स अनमैचेबल है। तो इसलिए अगर मैं आपको अपना पार्टनर बनाकर वहाँ पे ले जाती हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरे क्लैन के एल्डर्स मेरी बात मानते हुए मुझे एंसेस्ट्रल वेपन दे देंगे। और ये कहकर प्रिंसेस बीहो वहाँ पे एक्साइटेड होकर अपनी जगह पे खड़ी होती हुई लिन फेंग से कहती है, प्लीज मिस्टर लिन फेंग, हाँ कर दीजिए, आपकी मदद से मैं अपने एल्डर्स का टेस्ट पास करके आसानी से अपने एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल कर सकती हूँ। प्रिंसेस बीहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे सोच में पड़ गया था, जबकि शाओटियान आगे बढ़कर प्रिंसेस बीहो के पास आते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे मास्टर का क्या फायदा होगा, वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने जा रहे हैं, तो इसमें उनका भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। तुम्हें तो पता ही है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम थोड़े ट्रायल्स और पैसे और ज्यादा बढ़ा देती हो तो फिर ये डील मेरे मास्टर के लिए उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं होगी। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा लिन फेंग वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैं इस घटिया पंछी का करूँ तो करूँ क्या, ये कितनी ज्यादा बकवास करता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान की सारी बातें सुनकर प्रिंसेस बीहो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है, अगर सिंह लिन फेंग एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल करने में मेरी मदद करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि उसके बदले में मैं क्रिएशन ऑफ एनर्जी को हासिल करने में उनकी मदद करूंगी। क्रिएशन ऑफ एनर्जी का सुनकर लिन फेंग को वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि अभी के लिए वो उसी क्रिएशन ऑफ एनर्जी को ही तलाश कर रहा था, इसलिए लिन फेंग भी वहाँ पे प्रिंसेस बीहो की मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन प्रिंसेस बीहो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग से कहती है, हाल ही में मुझे जानने को मिला कि सभी रियलम के एम्परर्स ने आपस में एक पाथ बनाया है, जिसके चलते कोई भी एम्परर इमोर्टल किंग लेवल या उससे नीचे के कल्टीवेटर के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस बात के चलते हमारी अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं बदले में आपको काफी कुछ हासिल करने में मदद करूंगी। प्रिंसेस बीहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से बीच में बोलते हुए कहता है, डील तो तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे मास्टर तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। और इससे आगे शाओटियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले लिन फेंग उसे वहाँ पे एक बार फिर से दूर फेंक चुका था, जिसके बाद लिन फेंग प्रिंसेस बीहो से सवाल करते हुए पूछता है, क्या वहाँ पे कोई गॉड भी होगा, जिसपे प्रिंसेस बीहो भी सीरियस होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए बताती है कि रूमर्स के मुताबिक कि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर है वो हाफ स्टेप इमोर्टल किंग रियलम में है। प्रिंसेस बीहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे कोई फैसला ले पाता, उससे पहले गॉडेस नोंगजी वहाँ पे लिन फेंग से कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें इसकी डील मान लेनी चाहिए, और ऊपर से अंडरवर्ल्ड में हमारी एक पर्सन मदद भी कर सकता है। जिसपे लिन फेंग थोड़ा क्यूरियस होकर सवाल करते हुए पूछता है कि कौन है वो, जिसपे गॉडेस नोंगजी उसे जवाब देते हुए बताती है उसका नाम है जियो, अभी तक भी अंडरवर्ल्ड में बाकी है। अब गॉडेस नोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अपनी जगह पे खड़ा होकर प्रिंसेस बीहो से सवाल करते हुए पूछता है, तो कब निकलना है। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस बीहो की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, और वो जल्दी से लिन फेंग को जवाब देते हुए बताती है कि जितना जल्दी हो सके, और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक वोड गेट पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसे देखकर जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस वोड गेट पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पीछे से ग्रैंडपा उसे आवाज देकर रोकते हुए कहते हैं, सन इन लॉ, तुम्हें जितना जल्दी हो सके वहाँ से वापस लौटना होगा। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ लिन फेंग को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाना। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि इससे तो अच्छा होता कि मैं किन से ही बात कर लेता, ये तो मुझे बात बात पे धमकी दे रहे हैं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे प्रिंसेस बीहो के साथ उस वर्ड गेट पोर्टल के अंदर चला गया था, जिसके साथ ही वो दोनों टेलीपोर्ट होते हुए अंडरवर्ल्ड के आउटर एरिया में पहुंच जाते हैं। ये एक तरह का बैन फॉर्मेशन था जो कि आउटसाइडर्स को वहाँ पे आने
बचाने के लिए लगाया गया था। अगर प्रिंसेस बिहू वहाँ पे लिनफेंग के साथ ना होती तो लिनफेंग को अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता। तभी प्रिंसेस बिहू भी लिनफेंग को वहाँ पे उस फॉर्मेशन के बारे में बताते हुए कहती है, इस बैन फॉर्मेशन को हमारे एम्परर ने यहाँ पे लगाया था, पर मेरे होते हुए ये फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल्दी से हम लोगों को यहाँ पे अगले वोट गेट पोर्टल को ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। और ये कहकर वो दोनों बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को उस एग्जिट पोर्टल को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और देखते ही देखते वो दोनों उस पोर्टल से होते हुए फाइनली अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुके थे। और प्रिंसेस बिहू लिनफेंग को वो जगह दिखाते हुए कहती है, कभी ये हमारा पुराना पैलेस हुआ करता था। जबकि इसी बीच लिनफेंग की नजर एक मून किंग एंसेस्ट्रल वेपन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर लिनफेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये तो एक किंग लेवल का वेपन है। लिनफेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस बिहू मुस्कुराते हुए लिनफेंग से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, और वैसे भी हम लोग यहाँ से मून गोड क्लैन में ही जाने वाले हैं। और ये कहकर वो लिनफेंग से कहती है कि मेरे पीछे आओ, मून गोड क्लैन भी तुम्हारी तरह मुझे सपोर्ट करने वाला है ताकि मैं अपने एंसेस्ट्रल वेपन को दोबारा से हासिल कर सकूं। और ये कहकर प्रिंसेस बिहू जैसे ही वहाँ पे लिनफेंग और शाओटियान को लेकर आगे बढ़ती है तो अचानक से मून गोड क्लैन का एक कल्टीवेटर जिसका नाम साओ था, वो आगे बढ़कर प्रिंसेस बिहू को ग्रीट करते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस, तो फाइनली आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए आ ही गई। सच कहूँ तो मैं यहाँ पे आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि तीनों रॉयल फैमिली से सीक्रेट एलम में भेजने के लिए अपनी अपनी टीम्स को तैयार कर चुकी है। अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई, क्योंकि 7 दिनों बाद ही सीक्रेट एलम का गेट ओपन होने वाला है, जिसका एक कोटा है। अगर आज आप यहाँ पे सही समय पे ना आती तो आप इस मौके को गवा देती। जिसपे प्रिंसेस बिहू भी मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन यूसेन कहाँ है। जिसपे जाओ प्रिंसेस बिहू को जवाब देते हुए बताता है कि वो बस अभी अभी अपनी कल्टीवेशन को पूरा करके बाहर आया है। और आपके साथ ये जीनियस कौन है? क्या ये वही जीनियस है जिसे आप अपने साथ ले जाने वाली हो? लेकिन देखने से तो ये एक आउटसाइडर लग रहा है। आपको पता है ना कि हम लोग सीक्रेट एलम के अंदर आउटसाइडर्स को नहीं ले जा सकते। जिसपे प्रिंसेस बिहू मुस्कुराती हुई उससे कहती है कि किसने कहा कि ये एक आउटसाइडर है? ये तो मेरा पार्टनर है जो कि मेरे साथ ही सीक्रेट एलम के अंदर जाने वाला है। तो अब बताओ, क्या अभी भी तुम्हें ये आउटसाइडर लग रहा है? प्रिंसेस बिहू की ये बात सुनकर बेचारे जाओ को वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये आपका पार्टनर है? जिसपे प्रिंसेस बिहू मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है और साथ ही साथ वहाँ पे लिनफेंग को इशारा करते हुए कहती है, आप इन्हें अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते ताकि इन लोगों को पता चल सके कि मेरा चुना हुआ पार्टनर कितना ज्यादा पावरफुल है। बिहू की ये बात सुनकर लिनफेंग नाम अपना सर हिलाते हुए अपने हेवनली गोड एलम की पावर्स को रिलीज कर देता है, जो देखकर बेचारा जाओ अभी वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी लिनफेंग उसे वहाँ पे और ज्यादा हैरान करते हुए अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके औरा को महसूस करके बेचारा जाओ वहाँ पे झटका खाते हुए कहता है, क्या ये तो एक इमोर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर निकला, और ऊपर से इसकी फिनिक्स ब्लड लाइन तो इसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना रही है। और ये कहकर जाओ वहाँ पे लिनफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रिंसेस बिहू के मकसद को पूरा करने में उसका पूरा साथ देंगे। जिसपे लिनफेंग की बजाय शाओटियान बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, अरे ये भी कोई कहने की बात है, हम लोग तो यहाँ पे आई ही प्रिंसेस के लिए हैं। और इसी के साथ लिनफेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर लेते हुए कोल्ड टून में जाओ से कहता है, चलो अब हमें आगे का रास्ता दिखाओ। लिनफेंग की ये बात सुनकर जाओ उन तीनों को लेकर अपने गोड मून क्लैन के अंदर आ गया था, जहाँ पे जैसे ही प्रिंसेस बिहू लिनफेंग के साथ पैलेस के अंदर अपने कदम रखती है तो सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे लिनफेंग और बिहू की तरफ ही चला गया था। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही बहुत ही गौर से देख रहे थे, जिसके चलते प्रिंसेस बिहू वहाँ पे थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। लेकिन लिनफेंग वहाँ पे नर्वस होने की बजाय उल्टा वहाँ पे मौजूद बाकी सभी को नर्वस कर रहा था। इसलिए मून गोड क्लैन की ट्रू लॉर्ड जिसका नाम मिंग यू था, उसकी नजर भी वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर आकर टिक जाती है। हालांकि वो खुद हाफ स्टेप इमोर्टल किंग रियलम में थी, लेकिन लिनफेंग की बॉडी से निकलने वाला ऑरा उसके ऊपर एक अलग ही छाप छोड़ रहा था। तभी प्रिंसेस बिहू वहाँ पे ट्रू लॉर्ड के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, ट्रू लॉर्ड आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। लेकिन प्रिंसेस बिहू को इस तरह से अपने सामने झुका हुआ देखकर ट्रू लॉर्ड मिंग यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाते हुए कहती है, तुम और मैं दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, तो तुम मुझे अपना ट्रू लॉर्ड नहीं बल्कि अपनी सीनियर सिस्टर कहो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसपे प्रिंसेस बिहू भी मुस्कुराती हुई हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर पीछे की तरफ मौजूद लिनफेंग वहाँ पे ट्रू गॉड मिंग यू को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम लिनफेंग है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ट्रू लॉर्ड मिंग यू वहाँ पे लिनफेंग को गौर से देखते हुए कहती है, ओ तो तुम हो महान एम्परर डोंगजी के बेटे, सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तुम्हारे पिता काफी ज्यादा फेमस है और शायद यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा होगा जो कि तुम्हारे पिता के बारे में ना जानता हो। सभी उन्हें डिवाइन कोड का लीडर मानते हैं, पर एक बार उन्होंने हमारे नॉर्दर्न पोल के एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें जान से मार दिया था। हालांकि वो खुद भी इसमें बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हाल ही में मुझे जानने को मिला कि ईस्टर्न पोल का एम्परर डोंगजी जो कि तुम्हारा पिता है वो अभी भी जिंदा है। मैंने सुना है कि अब वो अपना नया गॉड पैलेस बनाते हुए हमारे इस वर्ल्ड को दोबारा से रीशेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू लॉर्ड मिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग के साथ साथ वहाँ पे खड़े हुए हर एक कल्टीवेटर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि ट्रू लॉर्ड मिंग यू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो हमारा मून गॉड क्लैन आपको असिस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसपे लिनफेंग भी मुस्कुराकर ट्रू लॉर्ड को जवाब देते हुए बताता है,
पहला तो मेरे फादर बिल्कुल ठीक है और दूसरा उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो गोड पैलेस को दोबारा से बनाते हुए इस वर्ल्ड को रीशेप करें। तो ये रूमर बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसपे ट्रू लॉर्ड मिंग यू जानबूझकर वहाँ पे लिन फेंग को भड़काने की कोशिश करते हुए कहती है, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम्हारे पिता मैजेस्टी लॉर्ड अब डिवाइन कोड के साथ टकराने से डरने लगे हैं? पहले तो डिवाइन कोड और गॉड पैलेस दोनों के अंदर उन्हीं का ही राज चला करता था। ट्रू लॉर्ड मिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।